हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम कवर करने जा रहे हैं हार्टले ऑसिलेटर को। हार्टले ऑसिलेटर ये वो ऑसिलेटर सर्किट है जिसको इन्वेंट किया गया था सन 1915 में। एक अमेरिकन इंजीनियर थे रैल्फ हार्टले, जिनके नाम पे इस ऑसिलेटर सर्किट का नाम पड़ा है। ये ऑसिलेटर सर्किट जो है दोस्तों, ये बेसिकली काम करता है एलसी टैंक सर्किट के ऊपर। एलसी टैंक सर्किट का मतलब है इंडक्टर और कैपेसिटर का एक ऐसा कनेक्शन जिसमें कि हम इस केस में दो इंडक्टर्स को यानी कि दो कॉइल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और फिर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है एक कैपेसिटर के साथ। एक डैम्प्ड ऑसिलेशन की हमने जब बात की थी दोस्तों, जब हमने बेसिक एलसी टैंक सर्किट की बात की थी, वहां पर हमने आपको यह दिखाया था कैसे एक कैपेसिटर के कनेक्शन से और एक इंडक्टर के कनेक्शन से ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन ये ऑसिलेशंस डैम्प्ड होती हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशंस का मतलब है दोस्तों, क्योंकि इनमें एक कैपेसिटर कनेक्ट किया है और जो आउटपुट हमें मिल रहा है नेट इफेक्ट, वो क्या मिल रहा है? वो मिल रहा है हमें ऑसिलेटिंग यानी कि अल्टरनेटिंग। और जहां पर भी अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म होगा वहां पर कैपेसिटर भी उसको अपोज करेगा और रेजिस्टर और इंडक्टर भी, जिसे कहा जाता है रिएक्टेंस। कैपेसिटर जो अपोजिशन ऑफर करता है अल्टरनेटिंग करंट को, उसे कहा जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इंडक्टर जो करता है अपोजिशन ऑफर टू द अल्टरनेटिंग करंट, उसे कहा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी रुकावट पैदा करना एक अल्टरनेटिंग करंट के लिए, उसको उसके चलने न देना। ये प्रॉपर्टी जो होती है एक इंडक्टर की, वो अलग होती है उस प्रॉपर्टी की जो कैपेसिटर की होती है। मैथमेटिकली अगर इसकी हम बात करें दोस्तों, तो रिएक्टेंस का जो सिंबल होता है दैट इज एक्स। कैपेसिटर की बात करें यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस की, तो हम उसको डिनोट करते हैं विद द लेटर एक्स सी। ये बराबर होता है 1/2 पाई एफ सी। 1/2 पाई एक नंबर है, पाई की वैल्यू है 3.14 अप्रॉक्सीमेटली। इसको अगर हम इस मैथमेटिकल इक्वेशन से देखें, यानी फ्रीक्वेंसी रिवर्स में है एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, यानी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उस अल्टरनेटिंग करंट की, ये रिएक्टेंस उतनी कम होगी, और जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी रिएक्टेंस या अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, वो उतना ज़्यादा होगा। और सी का मतलब होता है कैपेसिटर की वैल्यू, किस वैल्यू का कैपेसिटर है। लेकिन इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होती है, जिसे हम XL से डिनोट करते हैं, क्योंकि जो लेटर L है ये एक इंडक्टर को डिनोट करता है। X का मतलब रिएक्टेंस, L का मतलब इंडक्टर, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये होती है 2 पाई FL। यानी इस केस में कोई 1/, नहीं है, कोई इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है बिटवीन द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड द फ्रीक्वेंसी, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज़्यादा इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। यानी इस आम सिंपल भाषा में अगर इसको हम ऐसे इस बारे में बात करें, तो किसी भी कॉइल में से दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट को चलने को जो रुकावट मिलेगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी जितनी कि उस अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होगी। ये होता है एक इंडक्टर के केस में, जबकि कैपेसिटर के केस में इसका उल्टा होता है। अब इस बात को अपने ध्यान में रखते हुए हम बात करते हैं दोस्तों इस सर्किट की। दोस्तों, एक हार्टले ऑसिलेटर सर्किट जो है उसमें हम एक कॉइल का इस्तेमाल नहीं करते, हम उसमें दो चीजें कर सकते हैं। या तो हम दो अलग अलग कॉइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्किट के इस एरिया को मैं यहां रीड्रॉ कर रहा हूं, या तो हम उसमें अलग अलग दो कॉइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें नाम दिया जा सकता है L1 L2, या तो हम एक ही कॉइल का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उस एक कॉइल के सेंटर में हम एक अलग कनेक्शन उठा लेते हैं। इससे होता क्या है कि ये एक ही कॉइल जो है ये अलग अलग कॉइल्स की तरह प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए बिहेव करने लगती है। अब अगर हम इसको ग्राउंड कर दें, जो हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां सेंटर से उठा, इसको अगर हम नेगेटिव सप्लाई यहां ग्राउंड कर दिया जाए, तो क्या होगा दोस्तों? इन दोनों में जो करंट पैदा होगी, जो यहां पर वेवफॉर्म जनरेट होगी, इस केस में अगर हम यहां पर एक की जगह, मैं इसी सर्किट को यहां रीड्रॉ कर लेता हूं। सपोज कीजिए हमने अब इस कनेक्शन के साथ, यानी इस इंडक्टर के साथ एक टैंक सर्किट, जो एलसी सर्किट की हम बात करते वही ड्रॉ कर लिया, एक कैपेसिटर। अब यहां पर दो अलग अलग इंडक्टर्स बन गए क्योंकि हमने इसको सेंटर टैप कर दिया और ग्राउंड कर दिया। तो होगा क्या? जो करंट इस इंडक्टर से हमें मिलेगी और जो करंट हमें इस इंडक्टर से मिलेगी वो 100 डिग्री आउट ऑफ फेज होंगे। यानी अगर L1 से मिलने वाली करंट कुछ इस तरह की है
तो L2 यानी दूसरे इंडक्टर से मिलने वाली करंट इस तरह की होगी। मिरर इमेज 180 डिग्री का डिफरेंस, फेज डिफरेंस। इस सर्किट को हम दोस्तों इस्तेमाल करते हैं इस ऑसिलेटर में एज इट्स हार्ट, यानी यूं कहा जा सकता है कि हार्टली ऑसिलेटर का जो बेसिक ऑपरेशन है, जो उसका सारे का सारा काम करने का जो तरीका है, वो सब निर्भर करता है इस टैंक सर्किट, जिसको मैंने यहां रेड इंक से ऐसे ड्रॉ कर रखा, थोड़ा दिखाया हुआ है आपको, इस सर्किट की फंक्शनिंग पर ही। क्योंकि ये सर्किट ऑसिलेटर है, यानी इसका काम है ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करना, लेकिन ऑसिलेशंस जो ये प्रोड्यूस करेगा, वो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस कौन करेगा? वो करेगा ये टैंक सर्किट। अब वो डैम्प्ड ना हो, यानी उनका एम्पलीट्यूड धीरे 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 खत्म ना हो जाए, तो हमें क्या करना है? हमें इंश्योर करना है कि उसको एक सफिशिएंट मात्रा में एनर्जी मिलती रहे, जिससे कि जो वेव फॉर्म्स हैं उनका एम्पलीट्यूड बरकरार रह सके, यानी उनकी जो कोर स्ट्रेंथ है वो पूरी की जा सके। क्योंकि अगर स्ट्रेंथ कम हुई, ऑसिलेशंस डैम्प्ड हुई, तो धीरे 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 करते करते इनकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर एनर्जी ज़्यादा मिली तो क्या होगा? इनका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, यानी आउटपुट डिस्टॉर्टेड होगा, जो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कांस्टेंट आउटपुट, फिक्स्ड एम्पलीट्यूड वाला है कांस्टेंट आउटपुट। अब दोस्तों ये बात हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि एक बेसिक प्रैक्टिकल डिज़ाइन में एक बेसिक ऑसिलेटर सर्किट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है एक एम्पलीफायर और साथ में एक फीडबैक नेटवर्क, जो कि पॉजिटिव फीडबैक नेटवर्क होना चाहिए, यानी जिस केस में आउटपुट इन फेज होना चाहिए विद द इनपुट। इस केस में ये काम करवाते हैं हम इस पर्टिकुलर डायग्राम में जैसे दिखाया गया है, एक ट्रांजिस्टर से, क्योंकि ट्रांजिस्टर का बेसिक काम होता है एम्पलीफिकेशन। यहां पर हमने कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में एक ट्रांजिस्टर को कनेक्ट किया हुआ है। ये B रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांजिस्टर की बेस, C का मतलब कलेक्टर, E का मतलब एमिटर। इस एमिटर से आने वाली ये जो नेटवर्क इसके साथ जोड़ा है, इसको कहा जाता है स्टेबलाइजिंग नेटवर्क। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात अगर हम करें, आपको याद होगा जब हमने वीडियो में डिस्कस किया था कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, उस केस में हमने देखा था कि ये जो रेजिस्टर्स है और ये जो कैपेसिटर है, यहाँ पर RE का मतलब एमिटर रेजिस्टर, CE का मतलब एमिटर कैपेसिटर, ये स्टेबलाइजिंग नेटवर्क है, यानी ये स्टेबलाइज करता है इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को, जो कि एमिटर की है। R1 R2 दोस्तों वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क है, इसकी बात भी हम कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में, यानी एक पर्टिकुलर बायस वोल्टेज इसको मिल सके बेस को चलने के लिए, जो इसके क्यू पॉइंट या क्वाइसेंट पॉइंट, जिसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं, उस पॉइंट को एक्टिवेट कर सके। यानी इस वोल्टेज नेटवर्क डिवाइडर का काम क्या है कि जो करंट यहां से आ रही है इस कैपेसिटर से, क्योंकि कैपेसिटर का काम क्या है दोस्तों, वो अल्टरनेटिंग करंट को तो अलाउ करता है, लेकिन डीसी डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देता है। अब अल्टरनेटिंग करंट का मतलब है अल्टरनेशन, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव। हमें कैसे पता चले कि पर्टिकुलर बायस वोल्टेज जो इसको चाहिए ट्रांजिस्टर को, वो हमें कैसे पता चलेगी, कब हमें मिलेगी? वो इंश्योर करना काम है इस वोल्टेज नेटवर्क सर्किट का। यानी दो रेजिस्टर्स को हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। ये तो था काम इन दो रेजिस्टर्स का और इस एमिटर रेजिस्टर का और इस कैपेसिटर का, जो एमिटर के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है। आउटपुट हम लेते हैं, क्योंकि ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, यानी इस केस में इनपुट तो हम बेस पर देंगे, आउटपुट लेंगे हम कलेक्टर से। ये जा रहा है आउटपुट। इस पॉइंट से हमने दोस्तों RC का मतलब है कलेक्टर के साथ की गई कनेक्ट रेजिस्टेंस। इस पॉइंट से हमने एक आउटपुट ले लिया। अब ये आउटपुट जो हमने लिया, इसमें कोई DC कंपोनेंट ना हो, उसको इंश्योर करने के लिए एक और कैपेसिटर यहां लगा दिया। यानी अब अगर इसमें कोई DC कंपोनेंट होगा, वो वहीं ब्लॉक हो जाएगा और आगे क्या जाएगा दोस्तों? अल्टरनेटिंग जो कंपोनेंट होगा। ये अल्टरनेटिंग कंपोनेंट कहां जा रहा है? वापस ये जा रहा है टैंक सर्किट में। यानी जो हमें खतरा मिल रहा था डैम्पिंग ना हो जाए ऑसिलेशंस की, कहीं उनका एम्पलीट्यूड कम ना हो जाए, ये चीज जो ये कनेक्शन है दोस्तों, वापस इसको जो दिया जा रहा है यहां से, ये इंश्योर करेगा कि वो एनर्जी सफिशिएंट मात्रा में इसको मिलती रहे और जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं वो सस्टेन रहे। अब ये तो था एम्पलीफायर सर्किट, लेकिन अब हमें एक और चीज चाहिए, वो है पॉजिटिव फीडबैक नेटवर्क। वो हम दोस्तों दे रहे हैं यहां से, इस कॉइल के कनेक्शन से। ये है इनपुट पॉइंट, इनपुट कैपेसिटर, इसको आप C-in भी कह सकते हैं, मैंने इसको यहां नाम दिया है C2। इसको आप C2 की जगह C-in भी कह सकते हैं, इनपुट कैपेसिटर। इनपुट हम यहां से जो दे रहे हैं, यानी इसको अगर आप इस तरह से देखें, 2 मिनट के लिए मैं इसको हाइड कर देता हूं LC टैंक सर्किट को। ये है इसका आउटपुट पॉइंट सर्किट का, जो कि हमने उठाया कलेक्टर से, और ये है इनपुट पॉइंट। यानी हम आउटपुट से, आउटपुट का ही कुछ पोर्शन उठाकर वापस दे रहे हैं किसमें? इन एम्पलीफायर सर्किट में। अब जब हम ऐसा कर रहे हैं तो यानी ये कहा जा सकता है कि ये जो नेटवर्क बना, ये बना फीडबैक नेटवर्क।
अब ये ऑसिलेटर पूरा हुआ, क्योंकि अब एक एम्पलीफायर स्टेज आ गया जिसका काम है एम्पलीफाई करना, और एक फीडबैक सर्किट आ गया। लेकिन हमें चाहिए पॉजिटिव फीडबैक। वो चीज को जानने के लिए दोस्तों फिर अभी याद कीजिए जो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था इनका ऑपरेशन, कि अगर हम इसके कॉमन पॉइंट को जो हमने यहां उठाया इसको ग्राउंड कर दें, तो जो ऑसिलेशंस यहां से प्रोड्यूस होंगी और जो ऑसिलेशंस यहां से प्रोड्यूस होंगी वो दोनों 100 डिग्री आउट ऑफ फेज होंगी। इसका कैसे इस्तेमाल किया उसके लिए वो आप जानने के लिए आगे देखते हैं, आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। अब आप देखिए ध्यान से। सबसे पहले दोस्तों इसका ये लिया हमने यहां पर दो अलग अलग कॉइल्स, सेम कनेक्शन, और ये जो कॉमन पॉइंट है ये इसको हमने किया हुआ है RECE, ये ग्राउंडेड है क्योंकि ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, यानी ये ग्राउंड हमें मिल गया, ये कंडीशन हमने पूरी कर दी। अब जो ऑसिलेशंस L1 पर मिलेगी और जो ऑसिलेशन L2 पर मिलेगी ये 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज होंगी। जब ऐसा होगा तो मतलब क्या है इस चीज का, कंसेप्ट क्या है दोस्तों? कंसेप्ट ये है, यहां से जो आउटपुट जा रहा है इसके पास, ये आउटपुट यूं कहा जा सकता है कि सबसे पहले कनेक्टेड है L1 के साथ, यानी L1 पर ये जो जा रहा है वेव फॉर्म, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा यहां पर हमें इनपुट मिल रहा है, आउटपुट इसका मिल रहा है, सॉरी। अब जो इस सर्किट का, एम्पलीफायर सर्किट का आउटपुट मिला हमें, हमने इसको यहां पर फीडबैक दे दिया, लेकिन L2 से जो हम ले रहे हैं वो कनेक्ट किया हुआ है हमने फीडबैक, वो इसके अपोजिट में है, लेकिन वो जो है वो है इन फेज विद दिस, यानी फीडबैक नेटवर्क से, सिंपल भाषा में फीडबैक नेटवर्क से जो हमें हमें ऑसिलेशन मिल रही है, वापस जो हम इसको इनपुट दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, यानी यूं कहें कि उसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ चुका है। लेकिन दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैपेसिटर का काम एम्पलीफिकेशन के साथ साथ फेज शिफ्ट भी होता है। ये हमने बात की थी जब हमने ट्रांजिस्टर्स एक्शन या ट्रांजिस्टर का काम करने का तरीका आपको बताया था, तब ये बताया था एक ट्रांजिस्टर सिर्फ सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करता, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट भी प्रोड्यूस करता है। यानी फीडबैक नेटवर्क से तो हमें मिल रहा है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट, लेकिन ये ट्रांजिस्टर जो है ये भी 180 डिग्री फेज शिफ्ट कर रहा है, यानी टोटल फेज शिफ्ट कितना हुआ, 180 और 180, एक 180 डिग्री जो कि ट्रांजिस्टर कर रहा है बिकॉज ऑफ इट्स एक्शन, और दूसरा 180 जो कि हमें मिल रहा है थ्रू दिस फीडबैक नेटवर्क, यानी टोटल मेरा 360 डिग्री। अब दोस्तों आप याद कीजिए वो बात जहां पर हमने फेज शिफ्ट की बात की थी कि 360 डिग्री का मतलब है जो पॉइंट जहां से सर्कुलेट हुआ था वहीं आ गया, यानी कि 0, यानी कि कोई फेज शिफ्ट हुआ ही नहीं, या यूं कहे कि ये जो फीडबैक यहां से मिला ये बिल्कुल इन फेज है विद द अप्लाइड इनपुट, यानी when the output is in phase with the input, हम ये कहते हैं कि this is a positive feedback। तो हार्टले ऑसिलेटर का एक्शन ये है दोस्तों कि किस तरह से हमने रीजेनरेटिव फीडबैक अप्लाई किया इस एम्पलीफायर सर्किट में। ये है द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ हार्टले ऑसिलेटर। तो उम्मीद है आपको ये ऑसिलेटर एक्शन और आज का वीडियो समझ में आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके मन में इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर या इससे प्रीवियसली डिस्कस्ड किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी डाउट है कहीं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, उसका उत्तर देने में हमें बेहद खुशी होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।